माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स इसके अंदर में यूज किए जाते हैं, वही मेरा आज का टॉपिक है। इसी के बारे में आज के हम क्लास में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला चीज है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक लॉजिकल टूल है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट को डन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, एक डिजाइन टूल है, एक लॉजिकल टूल है। हम आपको शुरू में ही बताए हुए थे सिस्टम डिजाइन के बारे में और सिस्टम एनालिसिस में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक लॉजिकल टूल है, डिजाइन टूल है। ठीक है, जिसके मदद से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपका स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश हो जाएगा, जैसे आपका सूडो कोड हो जाएगा, जैसे आपका डेटा फ्लो डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे आपका डिसीजन ट्री हो जाएगा, जैसे आपका डिसीजन टेबल होगा। बहुत सारा टूल्स है जिसके मदद से आप क्या करते हैं, जो पुराना एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पहले से रन कर रहा है उसके स्पेसिफिकेशन को, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग रीड करते हैं और एक नया सिस्टम को डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हम लोग ईजिली यूजर के अंडरस्टेबल होने लायक, यूजर के समझने लायक हम लोग कोड को लिखते हैं, उसके डिजाइन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कोड तो चलिए बैक इन प्रोसेस है, बस उसका जो इंटरफेस बनाएंगे हम, इंटरफेस जो है वो यूजर के समझने लायक बन जाए। क्लियर, तो यही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है। कुछ बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे हैं, बोर्ड पे पॉइंट को भी आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए इसमें हम क्या लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, ये एक डेवलपमेंट मेथड है जो अलाउ करता है एनालिस्ट को अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटीज इन अ लॉजिकल वे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, एक डेवलपमेंट मेथड है जो अलाउ करता है अपने एनालिस्ट को कि वो सिस्टम के एक्टिविटीज को या सिस्टम को एक लॉजिकल वे में प्रेजेंट करे। ठीक है, किसको, तो अपने डेवलपर को। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच विच यूजेस ग्राफिकल टूल्स that analyze and define the objective of existing system and development of a new system specification which can be easily understandable by user। हम यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है कि ये ग्राफिकल टूल है। किसका टूल है, तो डिजाइनिंग का टूल है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी उसका स्पेसिफिकेशन होगा, उसको वो रीड करेगा, है ना, और एक नया इंटरफेस बनाएगा, एक नया सिस्टम बनाएगा जो यूजर के समझने लायक बन जाए, है ना, उसका इंटरफेस समझने लायक हो। अब इसमें कुछ टूल्स है, टूल्स के अंदर में डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा डिक्शनरी है, डिसीजन ट्री है, डिसीजन टेबल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी है और सूडो कोड है। तो इतना ये टूल्स हम लोग, है ना, यूज करते हैं किसके अंदर में, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर में। वही लिखे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, है ना, जिसके अंदर में ये सारा कुछ होता है और इस गैदरिंग टूल्स के बेसिस पे हम लोग डेटा कलेक्ट करके फिर डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे स्टोर कर देंगे। क्लियर है, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए पहला जो स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल्स है वो है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जो है ये एक इनिशियल टूल्स है। ठीक है, एकदम बेसिक टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग डेटा के फ्लो को दिखाते हैं कि डेटा किधर से किधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें वही चीज है। अब इसमें हम लिखे हैं कि ये बेसिक एलिमेंट इसका क्या है और क्या लेवल है, कुछ कुछ पॉइंट लिखे आप देख लीजिए। इट शो द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस functions of system and specification, how the current system is implemented। ठीक है, it is an initial stage of design phase that functionally divides the requirement specification down to the lowest level of details। कहने का मतलब एक एग्जांपल से आप समझिए तब आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक होटल रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, ये है होटल रिजर्वेशन सिस्टम, इसका आपको क्या करना है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आप बीच में प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सर्कल का यूज करते हैं। वही लिखे हैं, सर्कल जो होता है ये प्रोसेस के लिए यूज होता है। जैसे आपका है होटल रिजर्वेशन सिस्टम, तो आप बीच में लिख देंगे यहाँ पे होटल रिजर्वेशन सिस्टम, यहाँ बीच में आप लिख दीजिए। अब होटल रिजर्वेशन सिस्टम के बीच में क्या क्या आपका एंटिटी आ सकता है, ठीक है, या क्या क्या सोर्स हो सकता है, उसका क्या डेस्टिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि होटल रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर में एक गेस्ट हो सकता है और एक एडमिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी होटल में स्टे करने जा रहे हैं तो हम गेस्ट हो जाएंगे और जो वहाँ स्टाफ हमको कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, फ्रंट एंड पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडमिन कहेंगे। तो सबसे पहले जाते के साथ ही क्या करेंगे, हम लोग रिजर्वेशन फॉर्म को फिल करेंगे। रिजर्वेशन फॉर्म जब भी फिल करेंगे तो वो क्या करेगा, हमको रूम का इंफॉर्मेशन देगा।
ठीक है। अब रूम का इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप मान लिए कि किसी कारणवश आपको रूम पसंद नहीं है या आप किसी भी कारणवश उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो फिर से हम लोग फिर कैंसिलेशन फॉर्म भर के किसको देंगे, तो हम प्रोसेस को देंगे, वो प्रोसेस करेंगे और वो प्रोसेस कहाँ पर पहुंच जाएगा, जो एडमिन बैठा होगा उसके पास पहुंचेगा। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या काम मिलेगा, जैसे मान लीजिए फिर रिजर्वेशन फॉर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, अप या डाउन होटल का इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो हमारे पास ये डिलीवर करेगा। ठीक, जैसे हम लोग कैंसिलेशन फॉर्म भरेंगे तो ये क्या करेगा, रिजर्वेशन करेगा या कैंसिलेशन का इन्फॉर्मेशन हमको देगा। मतलब अगर आप कैंसिलेशन रूम का करते हैं तो क्या क्या चार्जेस कटेंगे या उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में होटल का एडमिन हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा ये क्या करेगा, होटल रिजर्वेशन सिस्टम में ये एडमिन तो गेस्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने पास रखेगा। ठीक है। जितने भी गेस्ट आते हैं उनसे आईडी कार्ड लेना, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, किस काम से आए हैं, है ना, किस टाइमिंग में आ रहे हैं, ये सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके ये एडमिन अपने पास रखता है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। अगर हम इन शॉर्ट में बात करें, एक डिटेल्स में हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे डेटा फ्लो डायग्राम का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अभी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में चल रहे हैं। तो अगर आपसे शॉर्ट में पूछे डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, ये डेटा के फ्लो को दिखाता है वेरियस प्रोसेस के साथ या वेरियस सोर्स एंड डेस्टिनेशन के साथ। अब डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर में हम अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्कल यूज किए हुए, तो सर्कल किस चीज के लिए यूज करेंगे, प्रोसेस के लिए। सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो स्क्वायर का यूज करेंगे। एरो क्या बताएगा, तो एरो आपका फ्लो बताएगा, डेटा किधर से किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और एक ओपन रेक्टेंगल होता है, ओपन रेक्टेंगल, खुला हुआ रेक्टेंगल, जिसको हम लोग यूज करते हैं डेटा के स्टोरेज के लिए। क्लियर है, ये ओपन रेक्टेंगल डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा। अगर हम लेवल की बात करें ना, डीएफडी लेवल की बात करें, तो डीएफडी को 3 लेवल में कैटेगराइज किया गया। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे बात कर रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बात करेंगे तो 4 लेवल में कैटेगराइज किया गया है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है। जिसमें लेवल 0 को हम लोग कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये होटल रिजर्वेशन सिस्टम का अगर हम बनाए हैं तो ये क्या है, आपका लेवल 0 है, एकदम बेसिक लेवल है, तो इसको हम लोग कंटेक्स्ट फ्री डायग्राम कहते हैं। हम यहाँ से डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि लेवल 0 क्या होता है, उसमें लेवल 1 क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है सारे के बीच में, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको ओवरऑल समझा रहे हैं। ठीक है। फिर डिटेल्स वीडियो हम आपको एक अलग से, है ना, डेटा फ्लो डायग्राम का बना के डाल देंगे, तो आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा टॉपिक एक्चुअली चल रहा है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स, इसके अंदर में हम आपको डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सारा कुछ क्लियर होगा, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे जो आपका डेटा डिक्शनरी है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट नंबर है आपका डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी क्या होता है, तो डेटा डिक्शनरी एक रिपोजिटरी होता है, रिपोजिटरी मतलब खजाना होता है। ठीक है। तो अगर आप डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर में जितना सोर्स होगा, जितना डेस्टिनेशन होगा, जितना प्रोसेस होगा, सबका एक रिपोजिटरी अगर हम 2D फॉर्मेट में बनाए, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में बनाए, या यूं कहें तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाए, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। अगर एज एग्जांपल हम बात करें तो आप कोई भी बुक्स अगर पलटते हैं तो बुक्स में शुरू में कंटेंट लिखा होता है। कंटेंट में क्या होता है, उस बुक्स का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब अगर चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 का क्या नेम है, उसका सब नेम क्या है, सब नेम मतलब कौन कौन सा टॉपिक उसमें पढ़ना है, फिर टॉपिक के बारे में भी सब टॉपिक लिखा रहता है। ठीक है। तो कंटेंट जो होता है किसी भी बुक का ओवरऑल डिटेल्स लिखा हुआ होता है, ओवरऑल रिपोजिटरी होता है। ठीक है। तो उस कंटेंट्स को हम क्या कहेंगे, उस बुक का, उसको हम कहेंगे डेटा डिक्शनरी। अगर एक लाइन में इसको हम डिफाइन करेंगे तो करेंगे क्या, इसको द डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का ही दूसरा नाम है, आप ध्यान में रखेंगे, मेटा डेटा। क्या है ये, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज हम लिखे हैं कि अगर हम एक डेटाबेस का इसका बनाए बुक्स के लिए, तो ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 आईएसबीएन बुक का नंबर होता है। ठीक है। कोई भी बुक आप पब्लिश कराइएगा ना तो उसका एक नंबर होता है जिसको हम आईएसबीएन नंबर कहते हैं, वो ऑथेंटिकेशन के लिए, है ना, सीरियल नंबर को चेक करने के लिए। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर है 10, फिर टाइटल है ना, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर है 60, सब्जेक्ट है, इसमें बुक्स का सब्जेक्ट है ये 80 है, ऑथर नेम, ये बुक का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। जैसे अगर हम बुक्स के बारे में, जैसे इस मार्कर के बारे में बनाना चाहे, जब बताना चाहें आपको, तो क्या क्या चीज़ बता सकते हैं, किस कंपनी का है, कौन सा कलर चलता है, ये इसका कलर क्या है, ठीक है, देखने में किस कलर का है ये, इसका प्राइस कितना है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, इसका अगर हम एक ओवरऑल डिटेल्स एक टेबल के फॉर्मेट में बना के, है ना, आपको अगर दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे डेटा डिक्शनरी या मेटा डेटा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री में क्या होगा, डिसीजन ट्री में क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा, मतलब कुछ कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बेस पे आपको
एक्शन को परफॉर्म अगर करना है तो हम लोग इस टाइप से इसको बनाएंगे डिसीजन ट्री को, जिसमें ये जो प्रोसेस है, जो सर्किल है, इसको हम लोग नोड कहते हैं, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेस कहते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझाएं आपको यहाँ पे डिसीजन ट्री को, तो डिसीजन ट्री को आपको हम शुरू में ही बोले, डिसीजन ट्री में क्या होगा, कुछ कंडीशंस होगा और उस कंडीशन के बेस पे कुछ एक्शन को परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस तीनों पॉइंट को आप देख लीजिए। जैसे C1 C2 C3 है। C1 का मतलब है एडवांस पेमेंट मोड, C2 का मतलब है परचेज अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 और C3 का मतलब है रेगुलर कस्टमर। तो आप यहाँ पे अब आइए देखते हैं, C1 अगर यस है, C1 कहने का मतलब यस है, अगर एडवांस पेमेंट मोड में वो कर रहा है तो आप उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे। ये दुकानदारी की बात हो रही है। फिर से देखिए, अगर C1 एडवांस पेमेंट मोड में नहीं दे रहा है, नो नहीं दे रहा है, तो फिर C2 कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है। तो अगर परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, यस है, ठीक है, तो आप फिर C3 चेक कीजिए। क्या चेक कीजिए, क्या वो रेगुलर कस्टमर है। अगर रेगुलर कस्टमर भी है तो आप उसको 5% डिस्काउंट दे दीजिए। अगर है ना, ये परचेज 10,000 से ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, बट रेगुलर कस्टमर नहीं है, नो है, रेगुलर कस्टमर नो है, तो उसको डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है। और अगर एडवांस पेमेंट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और परचेज अमाउंट भी उसका 10,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नो डिस्काउंट देंगे। मतलब यहाँ पे एक ये है ना रूल्स है, उस रूल्स के बेस पे, उस कंडीशन के बेस पे कुछ भी एक्शन को यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। तो आप इसका कुछ अलग भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक सर्टेन कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन के आधार पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, उस केस में दो टूल्स का आप यूज कर सकते हैं बेहतर ढंग से। पहला है आपका डिसीजन ट्री, दूसरा है डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल अगला हम पढ़ाने वाले हैं। डिसीजन टेबल में क्या करते हैं, इसी ट्री को, जो भी ट्री ये बनाए हैं, इसी को एक हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका नाम है डिसीजन टेबल, ठीक है। आई थिंक आपको पहले इतना समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक है ये सब, इसमें कुछ खास चीज़ है नहीं, इसको आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट है आपका डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में क्या होता है, डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में अभी हम आपको बेसिक डिफरेंस बता रहे थे। डिसीजन ट्री में भी और डिसीजन टेबल में, दोनों में भी क्या करेंगे, अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ, उस कंडीशन के बेस पे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तभी आप डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल का यूज करेंगे। डिसीजन ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं नोड और एजेस के हेल्प से। जबकि अगर हमको डिसीजन टेबल बनाना होगा तो डिसीजन टेबल में क्या करेंगे, उसी एक्शन को, है ना, या कंडीशन के बेस पे एक हम टेबल को फॉर्म कर देंगे। जैसे अभी हम पिछला एग्जांपल एक ले रहे थे C1 C2 C3 का, उसको हम टेबल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दिए हैं तो मेरे पास ये तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है एडवांस पेमेंट मोड, जिसको हम C1 कह रहे थे पहले, दूसरा है परचेज अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, इसको हम C2 कह रहे हैं, और तीसरा है रेगुलर कस्टमर, इसको हम C3 कह रहे हैं। दो एक्शन परफॉर्म करना है, पहला एक्शन में गिव 5% डिस्काउंट है, दूसरा एक्शन में गिव नो डिस्काउंट है। अब यहाँ पे क्या क्या रूल है, पहला देखिए, हम आपको क्या बताए हुए थे कि अगर कस्टमर रेगुलर कर, ये अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट मोड कर रहा है, अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट मोड कर रहा है, उसको 5% डिस्काउंट दे देना है, ठीक। दूसरा कि अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट नहीं कर रहा है बट परचेज अमाउंट 10,000 से ग्रेटर है, और अगर वो रेगुलर कस्टमर है तो उसको भी क्या करना है, 10,000 गिव 5% डिस्काउंट दे देना है। नेक्स्ट नंबर रूल है रूल 3 कि अगर एडवांस पेमेंट मोड नहीं कर रहा है, परचेज अमाउंट भी 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन रेगुलर कस्टमर नहीं है, तब कोई डिस्काउंट उसको नहीं देना है, गिव नो डिस्काउंट, ठीक है। फिर हम क्या बताए थे कि अगर रेगुलर ये एडवांस पेमेंट मोड नहीं कर रहा है, परचेज अमाउंट भी 10,000 से उसका ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और रेगुलर कस्टमर भी नहीं है, ये चर्चा नहीं कर रहा है, तो आपको उसको भी डिस्काउंट नहीं देना है। मतलब हम क्या कर रहे थे, इसी चीज़ को, जो ये आपको दिया हुआ था कंडीशन, इसी कंडीशन के बेस पे अगर हम एक डिसीजन ट्री बना दें, है ना, मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दें जिसमें नोड और एजेस के हेल्प से बनाए, तो उसको हम डिसीजन ट्री कहेंगे। और अगर हम इसी को एक टेबल फॉर्मेट में, 2D फॉर्मेट में, मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना देते हैं, जिसको हम लोग डिसीजन टेबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका सूडो कोड। सूडो कोड कुछ नहीं होता है, सूडो कोड जस्ट एज ए क्या है, जैसे अगर हम लोग, है ना, इन जनरल कुछ भी बात कर देते हैं, शॉर्ट कोड में कुछ भी बात कर देते हैं, मतलब एक सूडो कोड जो है वो एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, जिसको आप अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला बस समझ जाए, इतनी सी बात है। वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो इंडिकेट नहीं करता। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ले लें, अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो प्रिंट कर रहे हैं पास, और नहीं एल्स मतलब होता है नहीं तो प्रिंट कर रहे हैं फेल। ये क्या है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली नहीं है, ये जस्ट एज ए क्या है, ये इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है, जस्ट एज ए एक्सप्रेशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
इंग्लिश भी इसको नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश लिखा होता तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट रहता, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, जैसे अगर हम कह देते हैं, मान लीजिए फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 20 और कह देते हैं प्रिंट हेलो। अब ये क्या कर रहा है कि जब तक आई का वैल्यू 1 से 20 तक चलेगा तब तक आपको हेलो प्रिंट करना है, मतलब हेलो आपका 20 बार प्रिंट हो जाएगा। अब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि अच्छा आई का वैल्यू 1 से 20 तक कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड, ये प्रिंट करने के लिए, हेलो प्रिंट करने के लिए। तो सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये दावा करता है। ये जस्ट एज ए क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है कि अगर सामने वाला कह रहा है तो आप बस समझ भर लें, है ना। इसी को हम लोग सूडो कोड कहते हैं। इसमें एक चीज और बच गया है, उसको हम पढ़ा के फिर से इस क्लास को वाइंड अप कर देंगे। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश जो है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोरट्रान स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी से ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश डिवाइड किया गया है, जिसमें सूडो कोड में हम लोग क्या करते थे, सूडो कोड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज था, एक जस्ट एज ए एक्सप्रेशन लिख देते थे। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्ड की बात करेंगे, हम जब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो वो एक एल्गोरिदम भी आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश मतलब एल्गोरिदम ही होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक डिस्क्रिप्टिव वे में बात करेंगे, एक पूरे सेंटेंस लिख के तब भी हम कोई एक्शन को और कुछ कंडीशन के बेस पे कुछ एक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे पिछला ही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट करेगा देन क्या करना है, इसको 5% डिस्काउंट दे देना है। एल्स मतलब क्या होता है, एल्स मतलब है नहीं तो, नहीं तो, है ना। फिर कंडीशन फिर चेक करेंगे क्या परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, अगर 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, फिर चेक करेंगे कि क्या कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, अगर रेगुलर कस्टमर है तो उसको 5% डिस्काउंट दे देना है। ठीक है, अब देखिए इस इफ़ का एल्स चलेगा, मतलब इस इफ का एल्स क्या हो गया, परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, एल्स नहीं इसका, हाँ रेगुलर कस्टमर नहीं है तो इसको एडवांस पे इसका डिस्काउंट इसको नहीं देना है। कहने का मतलब कि अगर कस्टमर एडवांस पेमेंट कर रहा है तो 5,000 इसको 5% डिस्काउंट दे देना है। अगर ये कस्टमर एडवांस पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे, परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, फिर दूसरा चेक करेंगे क्या रेगुलर कस्टमर है। अगर दोनों सेटिस्फाइड होगा तो 5% डिस्काउंट देंगे। ये दूसरा रूल है कि अगर परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है बट रेगुलर कस्टमर नहीं है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। एल्स यहाँ से फिर से चेक करेंगे, देखिए इस इफ का एल्स चलेगा यहाँ से, है ना, ये इफ बंद हो गया, यही इंड इफ लिखे हैं। एल्स अगर परचेज अमाउंट 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। अब ये इंड आपका ये इफ जो था ये यहाँ पे बंद हो गया और लास्ट वाला जो ये इफ है ये यहाँ पे बंद हो गया। तो बारी बारी से सारे इफ को यहाँ से बंद कर दिया गया है। तो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्या है, ये जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम को कुछ आपके पास अगर कंडीशन दिया हुआ उसके बेस पे कुछ एक्शन को परफॉर्म करना है तो उसको जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट में अगर आप लिख देते हैं तो उसी को स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आज जो हम आपको पढ़ाएं ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कुछ टूल्स के बारे में आपको हम आज की क्लास में बताए हैं। ठीक है, आपको काफ़ी डिटेल्स में जैसे ये DFD है, डेटा फ्लो डायग्राम है, ये काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़ना है, हम शुरू में भी बता चुके हैं। ठीक है, तो उसका अलग से हम एक अलग से वीडियो बना के शूट करके हम डाल देंगे ताकि वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए वो हेल्पफुल हो। सबसे पहले आप इसको चलिए जितना हम पढ़ाए हैं इसको आप नोट कर लीजिए और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।